Okay, our next paragraph is from the first century CE, inscriptions began to occur on coins, metal images and sculpture and also on copper plates. तो जैसे हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं, हमें जो हिस्टोरिकल प्रूफ मिला है उससे पता चलता है रिसर्च करने की कि हमारे अपने कंट्री में फर्स्ट सेंचुरी के पीरियड के भी हमारे पास ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो कॉइन्स पे हैं, मेटल इमेजेस हैं, स्कल्पचर्स हैं और कॉपर प्लेट्स पे हैं. दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और उससे कहीं ना कहीं हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है. जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था शिवाजी महाराज का शिव मुद्रा होता है. ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखते हैं जहाँ पे कुछ लिखे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस पीरियड में कौन से कॉइन्स इस्तेमाल होते हैं, कौन सी मटेरियल के बने होते हैं, उनका साइज, उनके ऊपर क्या मैसेज होते हैं. वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स. और आप देखते हो बेसिकली जब हम कहीं फोर्ट में विजिट करते हैं तो उस फोर्ट में कहीं ना कहीं मेंशन किया होता है कि इस फोर्ट में कौन से रूलर्स ने कितने पीरियड तक रूल किया था या कौन से एम्परर ने इसे बनाया था. या हम किसी मोन्यूमेंट के यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ भी लिखा होता है कि ये मोन्यूमेंट कब बनना शुरू हुआ था, इसको किस राजा ने या किस रूलर ने बनाया था. तो इससे क्या होता है हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी पता चलते हैं. वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स. डायनेस्टिक जीनियोलॉजी. डायनेस्टिक मतलब बेटा किंगडम, एम्पायर. व्हाट इज जीनियोलॉजी? जीनियोलॉजी मीन्स एंसेस्ट्री. हम हिंदी बोलते हैं ना, हमारे पूर्वज, हमारे जनरेशन. तो किस तरह से जैसे राजा महाराजा की एंसेस्ट्री होती थी. जैसे मुगल एम्परर की हम अक्सर एग्जांपल लेते हैं. इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था बेटा? बाबर से. बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर. तो ये क्या है? एक डायनेस्टिक एंसेस्ट्री है, जीनियोलॉजी है. टेरिटोरियल एक्सटेंट. जब आप देखते हो राजा महाराजा कोई वॉर करते थे तो उनके जो टेरिटरी से वो एक्सपांड होते थे. वो जब नया किंगडम वो जीतते थे तो उसको अपने एम्पायर में इंक्लूड करते थे. तो ये टेरिटोरियल एक्सपांड होती किस तरह से किस पीरियड में हुई थी इसके इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं. मे बी कोई मैप्स होते हैं, पुराने ज़माने कोई मैप हमें मिल जाए या पुराने ज़माने के कोई हमें ऐसे राइटिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाए जहाँ पे ये मेंशन हो कि किस पीरियड में लड़ाई हुई थी और कौन से राजा ने कौन सी टेरिटरी जीती थी. एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर एंड किंगडम एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, फमाइंस एक्सेट्रा ऑफ द रेस्पेक्टिव टाइम. अगर ऐसा कोई हमें इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, हमें ऐसा कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिल रहा है जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ कि उस पीरियड में कुछ सोशल ट्रांजिशन हुआ है, कुछ बड़ा चेंज हुआ है या क्लाइमेट में कोई बहुत बड़ा चेंज आया है या फिर उस ज़माने में कोई फ्लड, अर्थक्वेक या कोई ऐसा फमाइन आया जिससे काफ़ी लोग इफेक्टेड थे, तो शायद उसका मेंशन कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस ने किया हो. तो ये सारी बातें पढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है हमारे पास्ट के बारे में. द एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स. ये तो हमारे एंशियंट लिटरेचर सबको पता है. रामायण और महाभारत ये हमारे सबसे पुराने लिटरेचर है जिसको प्रॉपरली लिखा हुआ गया है. हाँ, ये बात अलग है कि ये जो हमारे जो लिटरेचर है ये माइथोलॉजिकल लिटरेचर है. हम ये प्रिटेंड नहीं करते हैं कि ये 100% ट्रुथ है, बट कहीं ना कहीं आपको इन सारे लिटरेचर्स पढ़ने से बहुत सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिलता है. प्लेसेस के बारे में, लोकेशन के बारे में, या फिर आप देखते हो उस पीरियड में क्या क्या चेंज हुआ था, किस तरह से नए नए ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे, नए नए किंगडम हुए थे. तो ये सारी बातें भी हमें पता चलती है. इवन हमारे जो पुराण है, जो हमारे वैदिक पुराण है, उसमें बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलती है. चाहे बुद्धिस्ट और जैनिज्म के टेक्स्ट हो. टेक्स्ट मीन्स बुक्स. आपको हमारे बुद्धिज्म और जैनिज्म ये भी एक बहुत ही ओल्ड एक कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. तो इसमें भी ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन स्कॉलर्स थे जिन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई थी. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, Mahabharat, Purans, Jain and Buddhist text, historical accounts by Indian authors and also travelogues by foreign travelers are important source of history. तो ये जो फॉरेनर्स या कभी हमारे कंट्री के लोग कभी बाहर जाते थे ट्रैवलिंग करने के लिए या बाहर के लोग हमारे कंट्री आते ट्रैवलिंग करने के लिए, तो आपको पता है पुराने ज़माने में भी ट्रेड और बिजनेस होते थे, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती थी. तो ड्यूरिंग द जर्नी वो अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो नोट डाउन करते थे. तो अगर उनके ऐसे कोई बुक हमें मिल जाए दैट इज कॉल्ड द ट्रैवलॉग, their information about that journey, what they felt, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके सामने आए, कौन कौन सी चीज़ें उनको पता चली. तो ये ट्रैवलॉग से जो है वो भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ता है. ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो पहले थे आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं. पहले ऐसे बहुत सारी कंट्री थी जो आज एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हमें ऐसे पुराने डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में इससे मालूम पड़ता है. सेम पेज पे आप देखोगे तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दिया है कॉपर प्लेट के बारे में. दैट इज कॉल्ड द सुहागरा कॉपर प्लेट. इसका नाम सुहागरा कॉपर प्लेट क्यों है? क्योंकि ये एक सुहागरा करके जगह है. ये हमें मिला है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश स्टेट में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक जगह का नाम है सुहागरा.
वहाँ पे कॉपर प्लेट मिला हुआ है। ये प्लेट पे कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, उस इंस्क्रिप्शंस को हम क्लियरली तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट हम उसको अज्यूम करके थोड़ा बहुत उसमें से इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बारे में पढ़ लें हम लोग। सो एवरीवन फोकस ऑन द येलो बॉक्स, राइट। सो बिफोर दैट यू कैन सी अ पिक्चर, राइट। उतना क्लियर नहीं, बट आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ शेप्स दिख रहे हैं, फिर आपको कुछ डोम साइज दिख रहा है। बेसिकली वो क्या है अभी हम पढ़ेंगे। आप नीचे देख रहे हो ना शेप्स, वो सोल्जर्स हैं। उसके ऊपर जो डोम शेप आपको दिख रहा है वो एक तरह ग्रेनरी है। व्हाट इज ग्रेनरी? यू कैन से अ स्टोर हाउस, जहाँ पे ग्रेन्स को प्रिजर्व कर रखते थे। हम हिंदी में कैसे गोडाउन बोलते हैं, जहाँ पे हम सामान को, चीज़ों को रखते हैं संभाल के, उस तरह से। तो ये कॉपर प्लेट से हमें मालूम पड़ता है कि पुराने ज़माने में भी जो रूलर्स होते थे उनको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान होता था कि जो भी ग्रेनरी उनके पास है, जो ग्रेन्स उन्होंने जमा किया, इकट्ठा किया है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, ताकि कभी कोई ऐसा सिचुएशन आए ताकि लोगों तक उनको प्रॉपरली पहुंचाया जा सके। सो लेट्स बिगिन द सोहागरा कॉपर प्लेट। द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागरा। इट इज इन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर। हिस्टोरियंस ने इसको स्टडी करके ये समझा कि ये जो कॉपर प्लेट है ये मौर्यन पीरियड या मौर्यन एम्पायर के टाइम का है। द स्क्रिप्ट ऑफ इट इज इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। इसमें स्क्रिप्ट्स हैं जो लिखे हुए भी हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। आपको मालूम है पहले के ज़माने में लोग ब्रह्मी, अवधी, संस्कृत ये सब स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते थे। द सिंबल नोन एज द ट्री इन रेलिंग एंड माउंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो अकर ऑन पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क मतलब आपने देखा हुआ है, ये जो है इस पर लिखा हुआ नहीं है। इसको कैसा किया हुआ है आप समझ सकते, जैसे कॉपर प्लेट है तो दो साइड है, तो एक साइड से प्रेस किया है ताकि जो दूसरे साइड है ऑपोजिट साइड में वो एलिवेट हो जाए और वो हमेशा दिखे हमें। आप देखते हो आपके घर में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप इसको देख सकते हो। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जहाँ पे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ की जो प्लेन सरफेस नहीं होके वो थोड़े एलिवेटेड होते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको वैसे बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलेगी अपने घर में। तो ये कॉपर प्लेट को इस तरह से बनाया जैसे ट्री इन रेलिंग। रेलिंग मतलब एक लाइन से ट्रीज हैं, साथ में माउंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन, तो माउंटेन्स बने हुए। Another symbol which look like a structure erected on 4 pillars is supposed to be indicative of greenery. ये जो हमें दिख रहा है डोम शेप का जो 4 पिलर्स पे है, ये हमें इंडिकेट करता है कि ये शायद एक ग्रीनरी हो सकती है। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल ऑर्डर। उस इंस्क्रिप्शन को समझ सकते हैं कि ये रॉयल ऑर्डर है, रॉयल का कमांड, राजा का, एम्परर का कमांड है किसके रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीनरी इन अ प्रॉपर वे। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल ऑर्डर दैट ग्रेन स्टोर्ड इन द ग्रीनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली। इट इज सपोज टू बी सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशन टेकन इन द टाइम ऑफ फमाइन। जैसे फमाइन हो, फ्लड हो, जब भी ग्रेन्स की ये सब की जो कमी पड़ती है उस समय लोगों को प्रॉब्लम ना आए तो हम अपने स्टोर्ड ग्रेन्स को उनके डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक सिंपल हम देखें तो इसमें ब्लैंक्स भी आ सकता है, आप चाहे तो मार्क कर सकते हो उसको। जैसे कि अगर ब्लैंक हमें आए, सोहागरा कॉपर प्लेट फाउंड इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया, सो योर आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। यस करेक्ट, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से ब्लैंक्स भी आ सकते हैं और ये हमारे लिए हाईलाइटेड पॉइंट्स भी है। सो टर्न दी पेज। ओके, क्लियर टिल हियर, यू जस्ट मार्क इट। कुछ भी रहा हम आगे लेक्चर्स में तो डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर में कोशिश करेंगे हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए। आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो एंड एक्सरसाइज आल्सो। तो हम एक्सरसाइज को भी इसमें सॉल्व कर लेंगे और जो भी हमारे पॉइंट्स है उसको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। ओके, सो दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योर ओन सेल्फ। Don't waste your time by watching TV or playing online games. Utilize this time. आपका ठीक है समर वैकेशन ऑलरेडी स्कूल्स में तो ये टाइम पे होता है, बट जनरली ये टाइम पे हमारे क्लासेस होते हैं, तो आप अपना पूरा टाइम अपने घर पे रह के इसको यूज़ करो ताकि हम इसके एग्जाम्स और हम इसको टॉपिक को इतने अच्छे से क्लियर करें कि आगे हमें कोई डाउट ना हो। ओके, टर्न इट। राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज। वी नो द मीनिंग ऑफ बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। बीइंग अ ऑथर, अगर आप अपनी खुद की कहानी लिखते हो दैट इज कॉल्ड दी ऑटोबायोग्राफी। अगर आप किसी और के बारे में लिखते हो दैट इज कॉल्ड दी बायोग्राफीज। तो जैसे टाइम बदला, सिचुएशन बदले, लोगों की थिंकिंग बदली, तो कुछ ऐसे ऑथर्स और राइटर्स हैं जिन्होंने ये बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज लिखना भी शुरू किया। इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? बन्ना भट्ट का। बन्ना भट्ट ने पहली बार जो एक हमारे सामने जो प्रूफ है बन्ना भट्ट का, शायद इसके पहले भी किसी ने लिखा, बट हमारे पास जो एविडेंस है वो बन्ना भट्ट का है, जिसने 7th सेंचुरी में हर्षाचरित एक बुक लिखा हुआ था दैट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ किंग हर्षा।
तो आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे ब्लैंक्स में भी आ सकता है। या बेसिकली हमारे इस चैप्टर में ना बहुत सारे ऐसे ऑथर्स के नाम आएंगे जिन्होंने अलग अलग बुक्स लिखे हुए हैं। तो आप अक्सर देखते हो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे एक साइड हमें ऑथर्स के नाम होते हैं और एक साइड हमें बुक्स के नाम होते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है रॉन्ग पेयर कौन सा है। तो आप थोड़ा जितने भी ऑथर के नाम और बुक के नाम आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करते जाओ ताकि वो आप उसको रिकलेक्ट कर सको। राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोग्राफी। हर्षाचरित, written in 7th century by Banabhat, is King Harsha's biography. It portrays, what it portrays, it shows, displays, क्या ये बुक क्या बताता है? It shows the realistic picture of the social, economic, political, religious and cultural life during the king's time. तो ये जो बुक है हर्षाचरित, कहीं ना कहीं बनाभट्ट ने इसमें रियलिटी दिखाई है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हिस्टोग्राफी क्या पढ़ते हैं? रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, जिसकी हमारे पास क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो, जिसको प्रॉपरली रिसर्च करने के बाद ही रिप्रेजेंट किया हो। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने कंट्री में ये जो पहला बायोग्राफीज वाला ट्रेंड था, ये किसने शुरू किया था? बनाभट्ट ने। हिस्ट्री इन द हिस्टोरियोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड। सो अंडरस्टूड द एंशिएंट पीरियड का हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न पीरियड में कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया, डेवलपमेंट आया, क्योंकि हम लोग अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखते हैं। वैसे हिस्टोरियंस ने, ऑथर्स ने भी, इन्होंने पास्ट के जो राइटिंग्स थे उसको एग्जाम्पल लेके आगे और मॉडिफाई करके कुछ नया करने की कोशिश की। द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तारंगिणी, ये मॉडर्न पीरियड की तरह एक बुक है जो 12th सेंचुरी में लिखा गया था। ये कहानी थी किसकी? कश्मीर की। तो अगर मिडिवल पीरियड की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुका था और कहीं राज तरंगिनी में एक ग्रोथ दिख रहा था मॉडर्न हिस्ट्री को लेके। द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कालाना इन द 12th सेंचुरी सी इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो कहीं ना कहीं कालाना ने इतना प्रॉपर वे में इसको लिखा था कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का शुरुआत हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ भी अंडरलाइन कर लो, आप कालाना का नाम अंडरलाइन कर लो और उसकी लिखी हुई बुक कौन सी थी? राज तारंगिनी। ओके, और ये किस पे बेस्ड थी? कश्मीर पे। कालाना हिमसेल्फ सेज दैट, कालाना ने ये बात लोगों को बताई भी थी और एक्सप्रेस भी की थी कि ये जो मैं बुक लिख रहा हूँ ये मैं सिर्फ अपने अजम्पशंस और अपने ऐसे मन में जो कहानी आई वो नहीं लिख रहा हूँ। मैं एक प्रॉपर स्टडी करने के बाद, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मैंने वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, मॉन्यूमेंट्स, वहाँ के हिस्टोरिक स्टोरीज, लोगों के बारे में, उनके कल्चर के, ट्रेडिशन के बारे में समझने के बाद ही स्टोरी को और बुक को मैंने डिस्क्राइब किया है। Kalana himself says that he wrote this text after critically examining various sources like inscription, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local tradition. तो कलाम को जो भी वहाँ पे मिला, इंस्क्रिप्शन हो, एंशिएंट मॉन्यूमेंट हो, सबको प्रॉपर स्टडी करने के बाद उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इन मिडिवल इंडिया, अगर हम बात करें मिडिवल पीरियड की, द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी। जैसा कि हमें पता है कि जैसे कहीं ना कहीं मुगल एम्परर या मुगल डायनेस्टी की शुरुआत है वो अरेबिक और पर्शियन कल्चर या पर्शियन ट्रेडिशन से ही ओरिजिनेट हुई थी। तो उनके राइटिंग्स में, उनके थॉट्स में बहुत ज़्यादा अरेबिक और पर्शियन कल्चर्स का हमें इन्फ्लुएंस मतलब समझते हो, असर देखने को मिलता था। अमॉन्ग देम, अगर हम बात करें उस टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? ज़ियाउद्दीन बरानी ने। ये जो ज़ियाउद्दीन बरानी है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, तारीख़ फिरोज शाही। ये बुक है, हाँ ये भी अंडरलाइन कर लो। नेम ऑफ द ऑथर इज नेम ऑफ द ऑथर इज ज़ियाउद्दीन बरानी एंड हिज इंपॉर्टेंट बुक इज तारीख़ फिरोज शाही। इस बुक के थ्रू बरानी ने ये एक्सप्रेस करने की कोशिश की कि एक हिस्टोरियन की जिम्मेदारी होती है, हिस्टोरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिर्फ राजा के डीड्स या उनके वैल्यूर के बारे में नहीं लिखे। हाँ ये अच्छी बात है, हमें पता चलना चाहिए कि पास्ट में कोई बहुत बड़ा वॉर हुआ हो जिसमें हमारे राजा ने कोई बड़ा काम किया हो या उसने ब्रेवरी दिखाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस राजा ने कुछ गलत काम किया है तो लोगों से छुपाया जाए। तो बरानी इसको नहीं सपोर्ट करते थे। बरानी ये कहता था कि नहीं, हमें जो है वो लोगों के सामने, क्योंकि हम हिस्टोरियंस हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, अगर हम हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें उसके सारे एस्पेक्ट्स को सबके सामने लाना पड़ेगा। Among them, Ziauddin Barani holds an important place.
इन तारीख फिरोज शाही, a book written by him, he has stated the purpose of historiography. उन्होंने बताया कि हम हिस्टोरी क्यों लिखते हैं, हमारा मेन एम क्या है, सिर्फ हमें बुक लिखना है या हम अपना टाइम पास करने के लिए तो नहीं लिख रहे. According to him, the historian's duty is not limited only to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failings and incorrect policy. तो बरानी का कहना ऐसा था कि हम सिर्फ अपने राजा के वैल्यू और उनके बड़े किए हुए ब्रेवरी वाले काम को लिखना या उनके जो अच्छे पॉलिसीज़ हैं वेलफेयर के लिए, समाज की सेवा के लिए, वो तो हमें लिखना ही है. लेकिन सिर्फ वही नहीं लिखना है, हमें ये भी लिखना है कि उनके वजह से कुछ अगर हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम हुआ या हमारे लोगों को इफेक्ट हुआ तो ये हमें ये भी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. Barani further says that a historian should also take into consideration the impact of the teachings of the wise. जो समझदार लोग हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने उनके राइटिंग्स में, जिन्होंने उनके रिसर्च में कोई अच्छी बातें लोगों को बताई है, जो लोगों के सामने लाई है, जो थिंकर्स होते हैं, हमें उनके बातों को भी हिस्ट्री में मेंशन करना चाहिए. The learned and the saints of the cultural life of people. Thus, Barani expanded the scope of historiography. So कहीं ना कहीं बरानी ने जो हिस्टोग्राफी का स्कोप तय बढ़ा दिया. इन द सेंस सिंपल है, पहले एक ट्रेंड था किसी राजा के बारे में अच्छी बातें लिखनी है, लेकिन अभी ऐसा है कि नहीं, हमें सारी बातें लिखनी है, तो लोगों को स्कोप मिल गया ना. फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट प्रेजिंग द एम्परर एंड एक्सिबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट. हाँ, ये भी आप समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको अपने राजा, अपने एम्परर के बारे में उनकी अच्छी बातें लिखना ही है, तारीफ लिखना ही है, नहीं तो आप समझ सकते हो उनको पनिशमेंट मिलेगी. और पहले के ज़माने क्या होता था, जो हिस्टोरियंस होते थे या जो ऑथर्स होते थे, इनके जो भी एक्सपेंसेस होते थे, इनको जो भी खर्चे के या सैलरी आप बोल सकते हो, वो राजा महाराजा एम्परर से मिलते थे, तो उनको तो नाराज़ नहीं कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं उनको प्रेज करना पड़ता, उनकी तारीफ करनी पड़ती थी अपने राइटिंग्स में. और कहीं ना कहीं इसकी में एक नया ट्रेंड देखने को मिला कि लोग पोइटिक वे में शायरी ऐड करना शुरू कर दे, छोटे रिदम्स ऐड करना चले, प्लस पिक्चर्स, छोटे छोटे पिक्चर्स बना गए, जिससे वो थोड़े अट्रैक्टिव भी हो और लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए. द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस. तो ये नया ट्रेंड आया लोगों के सामने. बाबर, अगर हम बात करें बाबर की, बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्परर. बाबर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. ऑटोबायोग्राफी, जब बीना ऑथर अगर आप अपनी खुद की कहानी लिखते हो, दैट इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी. तो बाबर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तुजुके बाबरी. अगेन आप इसको अंडरलाइन कर लो. The name of the book is Tuzuke Babri. It was written by Babur. आप इसको ब्लैंक भी लिख सकते हो. Who was the founder of Mughal Empire? Babur. Babur, the founder of the Mughal Empire, wrote an autobiography entitled Tuzuke Babri. It contains the description of the battles fought by him. Babur also recorded his minute observation of various regions and cities traveled by him, including the local economy, customs and the फ्लोरा. जैसा कि आपको मालूम है, बाबर ने उसने अपना एक एम्पायर क्रिएट किया था हमारे अपने कंट्री में. तो उसको क्या क्या चीज़ें उसने देखी थी ड्यूरिंग दैट चेंज, दैट ट्रेडिशन अपने वॉर में, तो माइन्यूट चीज़ों का भी उसने ध्यान रखा. माइन्यूट से छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो होती है, उसने अपने इस बुक में मेंशन की. अगर क्लाइमेट, सिचुएशन, कंडीशन, एवरीथिंग. ऐसा ही एक और हमारे सामने एग्जाम्पल है अकबरनामा. ये भी बुक का नाम है. ये किसने लिखा था? अबुल फजल ने. अबुल फजल राइटर थे जिन्होंने अकबर द ग्रेट, हमें पता है, अकबर की लाइफ के ऊपर एक बुक लिखा हुआ था जिसका नाम था अकबरनामा. अकबरनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म. अगेन अंडरलाइन इट. नेम ऑफ द ऑथर इज अबुल फजल एंड नेम ऑफ द बुक इज अकबरनामा. इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी. अकबरनामा भी आप एक क्रिटिकल हिस्टोग्राफी को आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पे हर चीज़ को एकदम डिटेल में बताया गया है. अकबर के सारे अच्छे काम, बुरे काम, अच्छे डिसीजन, बुरे डिसीजन, क्या सही था, गलत था, वो सारी बातें प्रॉपरली मेंशन किया अबुल फजल ने इस बुक में. हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड दैट स्क्रूटिनी इज लुक्ड अपॉन एज डिवोट ऑफ बाइस एंड हेंस रियलिस्टिक. स्क्रूटिनी मतलब बेटा वेरीफाई करना, स्क्रूटिनाइज करना, जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्रॉपरली वेरीफाई करके क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ये बुक में मेंशन किया. तो कहीं ना कहीं ये बुक जो है ना, इसमें बताता है कि एक राइटर ने एम्परर के बारे में लिखा, कहानी लिखी एम्परर की, लेकिन वो बायस्ड नहीं था. ये जो वर्ड है बायस, BIAS, बायस का मतलब क्या होता है? पार्शल, पार्शली करना. अक्सर लोग बोलते हैं ना कि सर आप उसके साथ में पार्शली कर रहे हो, आप सर ऐसा पार्शलिटी होती है. तो पार्शली समझते हो ना, जब एक फेवरिज्म होता है,
तो कहीं ना कहीं इस बुक में आपको फेवरिज्म देखने को नहीं मिलता है. डिवोर्ड ऑफ बायस. डिवोर्ड मीन्स विदाउट बायस. इसमें कोई बायस वाली बात नहीं है, जो रियलिटी है वो प्रेजेंट की है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज भाकर, और यू कैन से बखर. बखर जो है ये बहुत ही एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट था स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने का, जो राइटिंग्स हो जाना ये शॉर्ट में होते थे. बखर बखर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मिडिवल टाइम. मिडिवल टाइम में ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड था बखर का. इट कंटेन्स इलूजीज ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल. व्हाट आर इलूजीज? स्टोरीज. बखर में जो हमारे ब्रेव हिस्टोरियंस थे या हमारे एंसेस्टर्स थे, उनकी कहानी और उनके डिटेल में बताया जाता था. इवन इवेंट्स, बैटल्स, लाइफ ऑफ ग्रेट मैन. मराठी बकर्स, अगर हम बात करें हमारे महाराष्ट्र कल्चर, हमारे मराठा कल्चर के बारे में, तो मराठी कल्चर में हमारे महाराष्ट्र में भी इस बखर के ट्रेंड को बहुत फॉलो किया. और ऐसे बहुत सारी हमारे सामने एविडेंस हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो बखर को रिप्रेजेंट करते हैं. मराठी बकर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स. सभासद बखर वॉज रिटन बाई कृष्णाजी अनंत सभासद. तो ये भी आप अंडर कर लो. सभासद बखर इट वॉज रिटन बाई कृष्णाजी अनंत सभाकर. ये किसके पीरियड में लिखा गया था? ड्यूरिंग द रीन. रीन मीन्स पीरियड ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज. ये जो बखर है वो लिखा गया था छत्रपति राजाराम महाराज के टाइम पे. बट एक कहानी किसकी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज की. अंडरस्टूड? होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज. सभासद बखर इसको किसने लिखा था? कृष्णाजी अनंत सभासद ने. ये लिखा गया था राजाराम महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज जी के टाइम पे. बट एक कहानी किसकी थी? शिवाजी महाराज की. इट इज एन इंपॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. अंडरस्टूड क्लियर? एनी डाउट? ओके, सो यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन इट. इसका ब्लैंक्स भी आ सकता है. सभासद बखर वॉज रिटन बाई डैश. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज भाऊ साहेबांची बखर डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत. जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे मराठा सोल्जर्स ने, हमारे मराठा वॉरियर्स ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, तो इसकी भी कहानी है. इसके ऊपर भी एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम क्या है बेटा? भाऊ साहेबांची बखर डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत. अनदर बखर इसी टॉपिक पे, पानीपत के वॉर के ऊपर एक और बखर लिखा गया जिसका नाम क्या है? पानीपतची बखर. इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट. होलकरांची कैफियत, ये भी बुक का नाम है. It provides the information about the Holkars and their contribution to the Maratha rule. उस पीरियड में मराठा रूल के टाइम पे होलकर्स, ये जो होलकर कम्युनिटी थी, ये होलकर के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन से मराठा रूल में, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को एक एस्टाब्लिश किया था, इनके ऊपर भी होलकरांची कैफियत, उनकी जो स्टोरी है पूरी डायनेस्टी के बारे में, ये मेंशन किया गया है. सो होप यू आर वेरी मच क्लियर द बकर, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. बकर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स. इट कैन बी बेस्ड ऑन द राइटिंग. आप जब किसी की वॉर की स्टोरी लिख रहे हो तो हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर हो गया. आप किसी वॉरियर के ऊपर लिख रहे हो, इट कैन बी अ बायोग्राफी. तो अलग अलग टाइप के बकर होते हैं, या कोई भी राइटिंग. बकर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज द बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्शन सोसाइटी के सेक्शंस, ऑटोबायोग्राफीज रिगार्डिंग ग्रीविसेंसेस. व्हाट आर ग्रीविसेंसेस? एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम. अगर आपको कुछ कंप्लेंट्स हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस ज़माने में कुछ ऐसी तकलीफ हुई थी, ग्रीविसेंसेस, लोग प्रॉब्लम में थे, उसके बारे में भी लिखे गए. बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग. सो माइथोलॉजी, स्टोरीज के बारे में बखर लिखे गए हैं. आप देखते हो हमारे कंट्री में गॉड्स और गॉडेसेस की स्टोरीज बहुत सारे होते हैं, उनमें से मेंशन किए गए. इवन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट, किस तरह से जो किंगडम है, जो एम्परर है, वो अपने रूल को चलाते हैं, उनके पीरियड में लोग कैसा फील करते हैं, वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, कि वह क्या खुश हैं, ये सारी बातें हमें पता चलती है. राइट, जैसा कि आप लोगों ने खुद देखा था, अभी बाहुबली मूवी आपने देखी थी. बाहुबली मूवी कैसे पास्ट में पूरी स्टोरी बताते हैं. तो इट कैन बी ए रिसाइटल फॉर्म. फिर दिखाता है कि उनके एम्पायर में लोग कैसे थे, पहले लोग खुश थे, सब तरफ लोग एकदम आराम से रहते थे, दे आर फ्री. बट क्योंकि रूलर बदला, एडमिनिस्ट्रेशन का वे बदला, जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को आए. अंडरस्टूड क्लियर? सो वी हैड कंप्लीटेड two topic, right? Historiography in the ancient period and historiography in the medieval period. Now begin with the historiography in the modern period. मॉडर्न पीरियड में बहुत ज़्यादा हमें असर दिखेगा ब्रिटिशर्स का, जहाँ पे ब्रिटिशर्स, जैसा कि हमें मालूम है कि
कि 20th सेंचुरी के पीरियड जो था वो पूरा हमारे कंट्री में ब्रिटिश का होल्ड था, और कहीं ना कहीं उनके राइटिंग्स और उनके बहुत सारे हमारे पास ऐसे बुक्स और एविडेंसेस है जो हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हाँ, अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्री को ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा बुराइयां की हुई हैं, जिसने रिप्रेजेंट किया है कि हमारे इंडिया की कल्चर और ट्रेडिशन उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम प्रेटेंड करते हैं। ओके, हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड इन द 20th सेंचुरी, द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। व्हाट है आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन? रिमेंबर मैंने बताया था फील्ड्स वाले टॉपिक में, व्हाट इज आर्कियोलॉजी? स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, राइट? एक्सकवेशन ये सब करते हैं हम लोग, तो उस स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो है वो हमारे कंट्री में शुरू किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था। ऐसे बहुत सारे लोकेशन है, बहुत सारे साइट्स हैं जिसका एक्सकवेशन उस जमाने में किया गया था। एक्सकवेशन समझते हो ना, जमीन को खोदना। क्या होता है, हम ऐसे बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं पुराने ज़माने के, ऐसे बहुत सारे हम लोग कहानियाँ सुनते हैं जिससे हमें समझ आता है कि लोग पुराने ज़माने में यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे सिविलाइजेशन हो सकता है। तो ड्यूरिंग एक्सकवेशन क्या हमें बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं, सबूत मिलते हैं ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में। तो हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सकवेशन साइट्स दुनिया भर में। इन द 20th सेंचुरी, द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल। A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham. ये एक्सकवेशन काम की शुरुआत हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स ने की थी, और इसके जो इंचार्ज थे जिन्होंने शुरू किए थे कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंगन, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक डिपार्टमेंट है, एक ये अलग से डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका काम होता है कि अलग अलग लोकेशन, अलग अलग साइट्स पे जाके आर्कियोलॉजी वाला काम करने का। He chose mainly the sites mentioned in the Buddhist text for this purpose. सर अलेक्जेंडर जो थे ये बेसिकली वो साइट्स पे ही ज़्यादा ध्यान देते थे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है, बुद्धिस्ट बुक्स में मेंशन है, ताकि उनको प्रॉपरली वहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिल सके। हरप्पन सिविलाइजेशन, वी ऑल आर अवेयर विद द हरप्पन सिविलाइजेशन। हम लोग बार बार हरप्पन सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे अपने टेरिटरी का है, हमारे अपने रीजन का है, हम सबको पता है। हमने मोहनजोदारो मूवी भी देखी थी, तो एक कल्चर ट्रेडिशन हुआ करता था आज से 5000 साल पहले, जहाँ पे लोग एक सिविलाइज्ड मैनर में रहते थे। आज वो जो पोर्शन है वो पार्टीशन के बाद अभी पाकिस्तान में चला गया, लेकिन वो हमारी अपनी ही टेरिटरी है। तो ये हरप्पन सिविलाइजेशन जो था, इसको ये किसके अंडर सुपरविजन किया गया था? सर जॉन मार्शल के। हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटिकिटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस टू 3rd millennium BC और even earlier। हमने फर्स्ट पेज पढ़ा था कि हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशन हमें जो मिला है ड्यूरिंग एक्सकवेशन, इससे मालूम पड़ता है कि हम लोगों का जो कल्चर और ट्रेडिशन है वो 3rd millennium BC इतना पुराना है। इससे पुराना भी हो सकता है, बट हमें उतना प्रूफ मिला हुआ है। 3rd millennium BC मतलब बेटा इट इज 5000 years ago। तो ये सारी सबूत हमें मिले हुए हैं ड्यूरिंग दैट एक्सकवेशन, राइट? इट गिव्स द डिस्कवरी द एंटिकिटी। व्हाट इज एंटिकिटी? एंटिकिटी आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ एंशिएंट टाइम, राइट? ऑब्जेक्ट ऑफ एंशिएंट पीरियड, पुरानी चीजें जो यूनिक होती है। एंटिकिटीज ऐसे बहुत सारे हमें मिले हुए हैं, आपने पढ़ा हुआ है, पहले आपको मालूम है। आप बिलीव करोगे, हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें टॉयज मिले हुए हैं, हमें कॉइन्स मिले हुए हैं। हमने देखा कि उनको निडल और थ्रेड ये सब भी यूज करते थे, टूल्स मिले हुए हैं, राइट? तो दीज एंटिकिटीज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट कल्चर और ट्रेडिशन। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है अपनी बुक्स में। देयर राइटिंग्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉसिबिलिटी। लेकिन क्या था, उनकी जो बुक्स थे उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, असर, इफेक्ट किसका दिखता था? कॉलोनियल पावर का। जैसे वो ये डिस्क्राइब करते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को डेवलप कर रहे हैं। उनका ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता था कि इंडिया में आके इंडियंस लोगों को वो एजुकेट कर रहे हैं, इंडिया में डेवलपमेंट ला रहे हैं। इंडियंस बहुत ही पुअर है, इंडियंस को मैनर्स नहीं है, इंडियंस का कल्चर नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, और वो लोग हमें ये सारी बातें सिखा रहे हैं, जो कि आपको मालूम है पूरी कंप्लीटली गलत है। लेकिन क्योंकि वो उनका उस समय पीरियड था, पावर था, और उनकी राइटिंग से तो बहुत ज़्यादा वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाते थे। ऐसे हम कुछ ऑथर्स के नाम इसमें देखेंगे, ब्रिटिश ऑथर्स के, जिन्होंने बहुत सारे से बुक्स हमारे इंडियन कल्चर ट्रेडिशन के ऊपर लिखे हुए हैं। 3 volumes of the book named The History of British India. Underline this also. It was written by James Mill, and this book was published in I'm extremely sorry,
इट वॉज पब्लिश्ड इन 1817. ये जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसे कितने वॉल्यूम्स थे? 3 वॉल्यूम्स असते ना, पार्ट 1, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3. दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री written by a British historian. It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian culture. ये बुक अगर हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि इस बुक में क्लियरली दिख रहा है कि सच्चाई इसमें नहीं है, एब्सेंस है, ट्रूथ एब्सेंस है इसके अंदर. ये उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव, अपने व्यू, अपने सोच से लिखा है. जो उनकी मेंटेलिटी थी कि इंडियंस के थ्रू, इंडियंस आर अनएजुकेटेड, दे हैव नो कल्चर ट्रेडिशन, दो दे हैव नो मैनरिटी, तो ये सब चीज़ें उनमें दिखता था. तो ये बहुत ही गलत बात है, राइट. और कहीं ना कहीं दे हैड द प्रिजुडाइज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर. व्हाट इज प्रिजुडाइज? हम हिंदी बोलते हैं शंका करना, जिसका हमें डाउट हो. तो हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन को उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे. सोचो ये बुक जब फॉरेनर पढ़ते होंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो बुक लिखते हैं नेचुरली वो इंग्लैंड या बाकी कंट्रीज में, यूरोप में लोग रीड करते होंगे, तो उनके मन में क्या हमारे लिए थॉट आता होगा कि हाँ ब्रिटिश जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं. हमें पता है ना वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो क्रूअल थे, बट वो क्या प्रिंट करते थे, वो एक महान बनने की कोशिश करते थे, अपनी महानता दिखाते थे. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी बुक का नाम है, मार्केट. इट वॉज रिटन बाई माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन. एट दैट टाइम ही वॉज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड दिस बुक वॉज पब्लिश इन द ईयर 1841. अंडरलाइन इट, ब्लैंक से आ सकता है. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाई माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन. तो ये जो इंसान थे माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, ये बहुत ही हाईली डेजिग्नेशन पे, पोजीशन पे थे. ये उस जमाने में मुंबई, जो उस जमाने बॉम्बे कहलाता था, वो उसके गवर्नर थे. द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, राइट. अगर हम बात करें मराठा एम्पायर की, हमें तो मराठा एम्पायर, मराठा कल्चर या ट्रेडिशन की कहानी पता है, हमने बहुत सारे मूवीज देखे हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं. वी बिलोंग टू मराठा कल्चर, राइट. तो ये हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रिटिश राइटर्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरी डायनेस्टी को एक कमज़ोर बताया है, एक गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया है. द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री. ग्रैंड डफ name stands out among the British authors who wrote about Maratha history. He wrote the book entitled History of Marathas. उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ महारथास. अंडरलाइन इट, अ बुक नेम्ड हिस्ट्री ऑफ महारथास रिटन बाय ग्रैंड डफ. दिस बुक इज पब्लिश इन 3 वॉल्यूम्स. इसके भी 3 वॉल्यूम्स थे. ग्रैंड डफ्स राइटिंग ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. ब्रिटिश इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन डाइवर्जन, किस तरह से वो कंडेम करते थे. कंडेम समझते हो ना, किसी की बुराई रिप्रेजेंट करना. देखो हम क्या कह रहे हैं, हिस्टोरियोग्राफी जरूरी नहीं कि आप तारीफ करो, अगर कुछ गलत है आप वो रिप्रेजेंट करो, बट आप किसी का पिक्चराइज सामने गलत ढंग से ला रहे हो, वो गलत है ना. तो ग्रैंड डफ की उस राइटिंग में आपको दिखता है कि बहुत गलत ढंग से हमारे मराठा कल्चर और ट्रेडिशन को उन्होंने लोगों के सामने पेश किया. सिमिलर टेंडेंसी यू कैन से ट्रेंड, एक तरह ट्रेंड था, दिखता था हमें ब्रिटिशर्स या कॉलोनी